हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी से इकाई 6 है, यहाँ पे जनन अध्याय 1 है और चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो इसमें हम लोग टॉपर्स का सेल्फ नोट्स देखने वाले हैं। जी हाँ, कि टॉपर्स किस तरह से अपना सेल्फ नोट्स बनाते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं। ठीक है, या 100 में लाते हैं 97+। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे जानकारी के पहले आपको बता दें कि क्लास 11th का हम क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं बायोलॉजी का पूरा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अध्याय है 1 जीवों में जनन परीक्षा उपयोगी कुछ मुख्य बिंदुएं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदुएं दिए गए हैं। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का यह काल उस जीव का जीवन अवधि को निरूपित करता है। आपको इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स के नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, तो ये हाईलाइट किया हुआ है और ये महत्वपूर्ण वर्ड है। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी कि संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। बुक के बीच बीच से ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, जनन कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, जनन प्रक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है अलैंगिक जनन तथा दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है, बात करें हम लोग अलैंगिक जनन की, तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक यानी कि गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। ठीक है, बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन जब 2 जनक यानी कि विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक यानी कि गैमीट में युग्मन होता है, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। ओके, आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्लोन किसे कहते हैं? प्रश्न है, क्लोन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, अकार्यकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। ठीक है, आगे एक पॉइंट आता है, प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट दिया गया है, इष्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है और ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है अमीबा में जनन द्विखंडन की कौन सी विधि है? तो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। आगे है इष्ट एवं अमीबा कैसे जीव हैं? तो एक कोशिकीय जीव हैं और ये अलैंगिक जनन करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रश्न आता है, पुट्टी भवन किसे कहते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा, विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाव यानी कि संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुट्टी यानी कि सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुट्टी भवन कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे का प्रश्न है, बीजाणु जनन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पर पुट्टीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबाभ उत्पन्न करता है। पुट्टी की भित्ति के फट जाने से
ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया यानी कि पेनिसिलम, कलिका यानी कि हाइड्रा तथा जेम्यूल यानी कि स्पंज होते हैं। ठीक है, आइए अब एक प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, कायिक प्रवर्ध यानी कि प्रोपेग्यूल किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी यानी कि सर, प्रकंद, सरजोम, शकरकंद, वल्ब, भूस्तरी, ऑफसेंट सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध यानी कि प्रोपेग्यूल कहलाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाती है या विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है तो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। उदाहरण हाइड्रा। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। एक प्रश्न आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किशोर अवस्था की प्रावस्था किसे कहते हैं, और ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बुक के बीच बीच से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उत्तर हो जाएगा सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके बाद ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यहाँ पे नोट दिया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। देखिए, बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 से 100 वर्षों में, जी हाँ 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। यानी कि 50 से 100 साल में बांस की एक प्रजाति है वो सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, अब बात करें दूसरा की तो एक अन्य पादप यानी कि एस्ट्रोबिलैंथस यानी कि कूनी आना। ठीक है, कूनी आना नीला कुरेंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, और यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या अगला है, यहाँ पे संख्या नहीं है, प्रश्न है मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए समझना भी जरूरी है कि मध्य चक्र अलग है और ऋतुस्राव चक्र अलग है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध्य चक्र, ठीक है, यानी कि ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेटो यानी कि बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपरा स्तनी मादा, ठीक है, यानी कि एक तरह से ये जैसे कि गाय, भेड़, चूहों, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान जो ये चक्र चलता है और परिवर्तन देखे जाते हैं तो इन्हें मध्य चक्र कहते हैं हम लोग। ठीक है, जबकि प्राइमेटो यानी कि बंदर, एप्स, मनुष्य में ये ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। ठीक है, और ये जनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा
निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं किसे कहते हैं, बतावें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमीटो ट्रांसफर है। ठीक है, आइए अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। युग्मक जनन किसे कहते हैं, इसके विषय में लिखें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पे समयुग्मकी किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो उत्तर में लिखेंगे, युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट आता है यहाँ पे, हाँ तो हम लोग यहाँ थे, आप लोग देख सकते हैं, अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा अकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को ध्यान देंगे पुंनु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट है, पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो वह द्विलिंगी, अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो तो एक लिंगी कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बहुत से फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अब अगला पॉइंट है यहाँ पे, एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए यहाँ पे लिए है। ठीक है, एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे, पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। आगे का क्वेश्चन आता है, उभयलिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण लिखें। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कुकुरबिटो तथा नारियल वृक्ष। ठीक है, यहाँ पे नारियल लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आता है, एक लिंगाश्रयी पादपों के उदाहरण लिखे। तो उत्तर हो जाएगा पपीता तथा खजूर। आगे का क्वेश्चन है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण दीजिए। तो हो जाएगा स्पंज, टेपवर्म तथा जोक। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आता है, एक लिंगाश्रयी प्राणी के उदाहरण दे। तो उत्तर में हो जाएगा तिलचट्टा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं, युग्मक अगुणित होते हैं। आगे है यहाँ पे, बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है वह अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफ्राइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, यहाँ पे शायद टेरिडोफाइटा होगा। ठीक है, फ्राइटा नहीं होगा, आप लोग मैनेज कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा बुक में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पे, युग्मक संलयन यानी कि साइन गैमी किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन यानी कि साइन गैमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं
का बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पे, अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो अनिषेक जनन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों और यहाँ तक कुछ छिपकलियों तथा पक्षी यानी कि टर्की आदि में बिना निषेचन यानी कि बिना निषेचन किए हुए अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। बाह्य निषेचन यानी कि इसे इंग्लिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है, आगे का एक प्रश्न आता है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है जो कि लास्ट है, पश्च निषेचन घटनाएं किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये सेल्फ नोट्स है, ठीक है, आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा इसका टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा, तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप नाम से है। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से जल्दी जुड़े। और भी वीडियो जाने वाली है, क्लास 12 की इंग्लिश की आएगी, हिंदी की आएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी इसका क्वेश्चन आंसर भी आगे आने वाला है। और बाद में साइंस स्ट्रीम सभी से इंग्लिश हिंदी को भी जोड़ के सभी का हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण का भी वीडियो आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।